दोस्तों क्या आप जानते हैं हमारे देश में आरबीआई ने ई रूपी को लॉन्च कर दिया है और ये भी हो सकता है फ्यूचर में ये कैश को पूरी तरीके से रिप्लेस कर दे। देखिए जितने भी लोगों से मैंने ई रूपी के बारे में बात की मैक्सिमम लोग कंफ्यूज थे और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी थे जिनको पता ही नहीं है कि ई रूपी लॉन्च हो चुकी है। अब हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि मेरी टीम में जितने लोग काम कर रहे हैं क्या वो भी कंफ्यूज है या उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको पता ही नहीं है कि ई रूपी लॉन्च हो चुकी है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। गाइस क्या तुम लोग को पता है कि ई रूपी एग्जैक्टली है क्या? कुछ डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन जैसा कुछ भी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है बट उतना एग्जैक्टली मालूम नहीं। अच्छा सेम ऐसा ही ई रूपी करके मैसेज मेरे को आया था बैंक वालों की तरफ से, पर मैंने उस पर उतना ध्यान नहीं दिया, इग्नोर कर दिया। और किसी को कुछ पता है इसके बारे में? नहीं। अबे ना बोलते हुए शर्म करो, तुम ऐसे चैनल्स में काम कर रहे हो जहाँ पे इसका नॉलेज तो तुमको होना चाहिए। आज लॉन्च नहीं हुआ, इसको लॉन्च हुए कम से कम 6 महीने तो हो चुके हैं। देखिए ई रूपी 1 दिसंबर 2022 को आरबीआई ने लॉन्च किया था और इसका नाम रखा गया था सीबीडीसी, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। देखिए आज के टाइम में जब भी हम कोई सामान परचेस करने के लिए जाते हैं तो हमारे पास पेमेंट करने के 2 ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या होता है कि हमने कोई सामान खरीदा तो हम यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। बहुत सारी एप्लीकेशंस अवेलेबल है, फोन पे है, गूगल पे है, पेटीएम है और भी काफी सारी है। जिसको नहीं पता ये एप्लीकेशन कैसे यूज करनी है तो वो कैश में पेमेंट कर सकता है। ये 2 ऑप्शंस अवेलेबल है। लेकिन फ्यूचर में हो सकता है ये जो कैश है ये पूरी तरीके से खत्म हो जाए और इसको रिप्लेस कर दे ई रूपी। तो हम फ्यूचर में हो सकता है जो भी पेमेंट करेंगे, जो भी चीजें खरीदेंगे उसके लिए पेमेंट हम करेंगे ई रूपी से। तो ये ई रूपीज कहाँ होगा? फोन पे पे, गूगल पे या मेरे बैंक एप्लीकेशन? तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारा कौन से बैंक में अकाउंट है? मेरा एसबीआई में अकाउंट है। एसबीआई में? तो एसबीआई में तुम्हारा अकाउंट है तो एसबीआई ने अलग से एक एप्लीकेशन बनाई होगी इसके लिए, राइट? तो उस एप्लीकेशन को तुमको डाउनलोड करना है, उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद में उस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो। मैं एक और चीज क्लियर कर दूं, जैसे कैश में कैसे होता है 10 रुपए का कैश होता है, मतलब 10 रुपए का नोट होता है, 20 रुपए का नोट होता है, 100 का, 200 का, 500 का, और कॉइन्स होते हैं 1 रुपए का, 2 रुपए का। तो इस ऐप में भी तुमको इसी प्रकार के ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे कॉइन के अंदर 2 ऑप्शंस अवेलेबल है, 50 पैसे का और 1 रुपए का। और नोट के अंदर तुम्हारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है। जैसे सबसे पहले तुमको 2 रुपए का नोट मिलेगा, 5 का मिलेगा, 10 का मिलेगा, 20 का मिलेगा, 100 का मिलेगा, 200 का मिलेगा और साथ ही साथ में 500 का मिलेगा। मैं बोल रहा था कि यूपीआई और ई रूपी में डिफरेंस क्या है? यूपीआई और ई रूपी में क्या डिफरेंस है? आज के टाइम में तुम पेमेंट कैसे कर रहे हो? कौन सी ऐप सबसे ज्यादा यूज करते हो? फोन पे। सो आज के टाइम में तुम्हारा मैक्सिमम पेमेंट फोन पे के थ्रू करते हो। तो फोन पे में तो तुम्हारा कुछ पैसा है नहीं, पैसा तुम्हारे बैंक अकाउंट में पड़ा है। तो मतलब जब भी तुम पेमेंट करते हो तो फोन पे को भी पता चल जाता है तुम कहाँ कहाँ पेमेंट कर रहे हो और साथ ही साथ में तुम्हारे बैंक को भी पता होता है कि तुम्हारे अकाउंट में कितने पैसे आए, तुम कहाँ पे यूज कर रहे हो। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको मिसयूज किया जा सकता है। तो इसी चीज को रोकने के लिए आरबीआई ने ये जो ई रूपी का कॉन्सेप्ट है इसको लेकर आया है। मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि ई रूपी के अंदर किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। आरबीआई को पता चलेगा, तुम्हारी बैंक को भी पता नहीं चलेगा और दूसरी तो कोई एप्लीकेशन है नहीं। तो ये बहुत ही सेफ एंड सिक्योर होने वाला है। बट ये जो ई रूपी एप्लीकेशन है ये तो बैंक ने मतलब बैंक की तरफ से प्रोवाइड हो रहा है ना, तो जो ट्रांजेक्शन होगा वो तो बैंक को पैसे भी पता चलने वाले हैं। तो तुम ये बोल रहे हो कि जो ये ई रूपी के लिए एप्लीकेशन बैंक प्रोवाइड कर रही है तो बैंक के पास तो सारी इन्फॉर्मेशन होगी। तो मैं आपको बता दूं कि अभी ये इनिशियल फेज में है, इसकी वजह से बैंक एप्लीकेशन प्रोवाइड कर रही है। लेकिन एप्लीकेशन के पीछे जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो टेक्नोलॉजी है, वो पूरी की पूरी आरबीआई के द्वारा दी गई है। तो एक बार जब पैसा अकाउंट से तुम्हारे उस एप्लीकेशन में आ जाएगा, उस वॉलेट में आ जाएगा, तो उसके बाद में बैंक को भी पता नहीं रहेगा कि एग्जैक्टली वो पैसा कहाँ जा रहा है, किसको दिया जा रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है। और जब पैसा वापस तुम अपने बैंक अकाउंट में लोगे तभी बैंक को पता चलेगा। उसके बाद में क्या हुआ उसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं होगी। क्या इसका जो स्कैनर है वो फोन पे, जी पे, इन सब के क्यूआर कोड पे काम करेगा? जो एप्लीकेशन तुमको मिलने वाली है उसके अंदर एक अलग से क्यूआर कोड होगा। सो मान लो तुमको किसी से पेमेंट एक्सेप्ट करना है तो वो क्यूआर कोड तुमको शेयर करना पड़ेगा। और इनकेस अगर तुम चाहो कि एक पर्सनलाइज क्यूआर कोड हो, जैसे किसी से तुम पैसे मंगाना चाहते हो एक सर्टेन अमाउंट का, तो उसके लिए भी क्यूआर कोड तुम इसी ऐप में या जो भी ऐप तुमको तुम्हारी बैंक प्रोवाइड कर रही है उसमें क्रिएट कर सकते हो। लेकिन अगर तुम ऐसे चाहोगे कि ई रूपी को तुम फोन पे के क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट करो या गूगल पे पे करो, तो एज ऑफ नाउ वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। फ्यूचर में आरबीआई डेफिनेटली वो ऑप्शन भी लेकर आएगी कि किसी भी क्यूआर कोड के थ्रू तुम ई रूपी के थ्रू पेमेंट कर सको। लेकिन मान लो मैं ई रूपीज में मेरे पास एक 100 रुपये का एक नोट है और मैं किसी को पैसा भेजना चाहता हूँ और सामने वाले के वॉलेट में 1 भी रुपया नहीं है,
अगर मुझे 80 रुपीज़ भेजना है तो जो 20 रुपया बैलेंस होगा वो मुझे कौन देगा? तो मान लो तुम्हारे पास 100 रुपये का नोट है और छुट्टा है ही नहीं, सामने वाले के पास 1 भी रुपया नहीं है और तुम 80 रुपये का पेमेंट करना चाहते हो, तो जो रिमेनिंग 20 रुपया होगा वो कहाँ से आएगा? तो देखो, तुम्हारा जिस भी बैंक में अकाउंट है तो सबसे पहले वो बैंक क्या करेगी, 80 रुपया मतलब 80 रुपया वो दे देगी सामने वाले वेंडर को या जिसको भी तुम भेजना चाहते हो, और 20 रुपया तुमको तुम्हारी बैंक की तरफ से मिल जाएगा। तो ये जो बैंक है वो इसके बीच में ये पूरा रोल प्ले करने वाली है छुट्टा देने का। सर इसमें क्या हम पॉइंट्स वाले पेमेंट्स कर सकते हैं? जैसे हम लोग पहले यूपीआई से पेमेंट करते थे तो जैसे जीएसटी वाले जो अमाउंट होते थे वो इंक्लूड हो जाते थे, जैसे 50 रुपये 75 पैसे, 50 रुपये 25 पैसे, तो क्या इसमें पॉइंट्स वाले पेमेंट का ऑप्शन रहेगा? तुमको पूरा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कैश में किस तरीके से होता है कि जैसे 500 रुपया और 75 पैसा है, तो जो नियरेस्ट होगा मतलब फिर आपको 501 रुपया पे करना होगा। और अगर मान लो कि तुम्हारा 500 रुपया प्लस पॉइंट 10 पैसा, 15 पैसा, 20 पैसा होगा, तो जो छोटा अमाउंट है वो पे करना होगा। जैसे कैश में हम ट्रांजैक्शन करते हैं उसी प्रकार इसमें करना है, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे छोटा डिनोमिनेशन है वो 50 पैसे का है। तो जो 50 पैसे के ऊपर का जो भी ट्रांजैक्शन मतलब जो भी अमाउंट होगा, 30 पैसा, 10 पैसा, उसका कुछ भी नहीं किया जा सकता। सर अगर मैंने 2000 रुपये मैंने वॉलेट में ले लिए तो पैसा निकालते वक्त 500 की कितने नोट्स मिलेंगे या फिर 100 की कितनी नोट्स मिलेंगे मुझे? सबसे पहले जो एप्लीकेशन के बारे में मैंने बताया था, उस एप्लीकेशन के अंदर तुमको खुद को सिलेक्ट करना होगा तुमको कौन सा नोट चाहिए। जैसे अगर तुम 2000 रुपये डिपॉजिट करना चाहते हो और चाहते हो कि सारे तुमको 100 के नोट मिले, तो तुमको क्या करना है, 100 के नोट को 20 बार स्वाइप अप करना है, तो 20 नोट हो जाएंगे, तो तुमको 20 नोट मिल जाएंगे। और हर एक नोट के ऊपर अलग उसका सीरियल नंबर होगा, सारी डिटेल अलग होगी। सर सबका कहना है कि ये इंडिया की क्रिप्टो करेंसी है, क्योंकि ये बिल्कुल बिटकॉइन जैसी है, तो सबको ऐसा लग रहा है कि ये इंडिया की क्रिप्टो करेंसी है। तो क्या आपको भी लगता है ये क्रिप्टो करेंसी है? देखो, ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है, एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये डिजिटल करेंसी है। लेकिन बिटकॉइन बना है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से, इसको भी बनाया गया है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से। दोनों में डिफरेंस क्या है? ये जो है ये जैसे बिटकॉइन जो है वो डिसेंट्रलाइज है, ये सेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है, कोई भी एक प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट आदमी उसको ओन नहीं करता है, वो पब्लिक नेटवर्क होता है। यहाँ पे आरबीआई इसको ओन करने वाली है या फिर रेगुलेट करने वाली है, तो ये सेंट्रलाइज है। जैसे मैंने तुमको 100 रुपये का नोट दिया, वो 100 रुपये का नोट तुमने आकाश को दे दिया, आकाश ने मैडम को दे दिया, मैडम ने फिर से मुझे दे दिया। तो ये जो पूरा चेन सिस्टम है, ये पूरा का पूरा आरबीआई को पता रहेगा कि कौन सा सीरियल नंबर का जो नोट है वो किसके पास गया, कितने टाइम उसने अपने पास रखा, फिर किसके पास गया, तो पूरा डिटेल्स उनके पास अवेलेबल होगा। पर अगर हमको वॉलेट में से निकालने हैं और चेंज करना है हमारा वॉलेट का पैसे, तो सर कैसे होगा? नहीं, इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। देखो, जो एप्लीकेशन आपको आपकी बैंक की तरफ से मिलने वाली है उसके अंदर आपको एक रिडीम का ऑप्शन होता है और साथ ही साथ में एक लोड का ऑप्शन है। लोड मतलब आप अपने बैंक अकाउंट से पैसे उस एप्लीकेशन में डिपॉजिट कर सकते हो। अब आपने डिपॉजिट कर लिए, मान लो आपने 500 रुपये डिपॉजिट किए और उसको आपने यूज़ वगैरह किया, फिर आपके पास 100 रुपये बचे और आपको चाहिए कि वो पैसा आप अपने बैंक अकाउंट में फिर से ले लो, तो वहाँ पे रिडीम का एक ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करके जो पैसा है आप अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हो। इसके लिए कोई भी ट्रांजैक्शन चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। अब तो मैं भी अपने गाँव में सबको ई-रुपये से ही पैसे भेजूंगा। छोटे लाल, तुम गाँव में ई-रुपये अभी नहीं भेज पाओगे, क्योंकि इनिशियली कुछ ही सिटीज़ के अंदर इसको लॉन्च किया गया है। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ, मुंबई में किया है, न्यू दिल्ली में किया है, उसके बाद बैंगलोर में किया है, भुवनेश्वर में किया है और शायद एक आध सिटी और है। लेकिन जब सेकेंड फेज़ में और जो कुछ टाइम बाद में आप देखोगे कि पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर हो जाएगा और बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं होगा, वो भी ई-रुपये को एक्सेप्ट कर पाएंगे और उससे ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। बट कैसा ऐसा कुछ होने वाला है कि सिंगल एप्लीकेशन में मल्टीपल बैंक अकाउंट उसमें डालकर पेमेंट कर सके? हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। आज के टाइम में क्या हो रहा है कि जिसकी बैंक जिसको अलाउ कर रही है, जैसे मान लो मेरा HDFC बैंक में अकाउंट है, HDFC ने मुझे मैसेज किया कि आप ई-रुपये को यूज़ कर सकते हो, तो अब मेरा HDFC में भी अकाउंट है, मेरा ICICI बैंक में भी अकाउंट है और मेरा मान लो बैंक ऑफ बड़ौदा में भी है। तो तीनों बैंक में अगर मेरा अकाउंट है और तीनों बैंक से मुझे अगर ऐसा नोटिफिकेशन आता है, तो उस केस में क्या होगा? तो देखो, एज ऑफ नाउ तो ऐसा है कि आप जिस बैंक की एप्लीकेशन यूज़ करोगे उसी का अकाउंट यूज़ कर सकते हो, लेकिन फ्यूचर में डेफिनेटली ऐसा होगा कि आपने किसी भी बैंक की एप्लीकेशन यूज़ की तो आप अपने दूसरे बैंक्स को भी उसमें इंटीग्रेट कर पाओगे और उससे पेमेंट कर पाओगे। ऑलरेडी कैश चल ही रहा है, लोग कैश यूज़ करते हैं, बहुत सारे UPI मतलब एप्लीकेशंस भी हैं, पेमेंट एप्लीकेशंस, तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत क्यों है? और सबसे बड़ी बात ये है कि गांव में कितने लोग ऐसे हैं जिनको UPI भी यूज़ करना नहीं आता, तो फिर अभी एक नया ई-रुपये निकल गया है, तो मतलब ये किस तरह से बेनिफिशियल होगा और इसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं? देखो, इसमें
मल्टीपल बेनिफिट्स होने वाले हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो ये होगा कि देखो कैश को प्रिंट करने में और साथ ही साथ में एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्टेशन करने में काफी पैसा खर्चा होता है। कोई गेस कर सकता है कितना पैसा खर्चा होता होगा? लगभग 4,500 से लेके 5,000 करोड़ रुपए के आसपास इतना पैसा इसमें खर्चा होता है। अब ये पैसा जब बचेगा तो हमारी भलाई के लिए यूज होगा। सेकेंड चीज क्या होता है, कैश की वजह से टैक्स की चोरी बहुत ज़्यादा होती है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, जब इनकम टैक्स की रेड होती है तो वहाँ पे कई करोड़ों रुपए मिलते हैं, राइट। वो फिजिकल फॉर्म में इसलिए उसको छुपा सकते हैं, लेकिन अगर कैश पूरी तरीके से ई रूपी बन जाएगा, डिजिटल फॉर्म में आ जाएगा, तो उसको छुपाया नहीं जा पाएगा। अगर छुपाएंगे भी तो कहाँ छुपाएंगे? अपने वॉलेट में ही छुपाएंगे और वो आरबीआई की नज़र में होगा, तो टैक्स की चोरी नहीं होगी। अब एक और आपने बोला कि गाँव में जो रहने वाले लोग हैं उनको यूपीआई भी यूज़ करना नहीं आ रहा, तो वो ये कैसे यूज़ करेंगे? देखो ये एक थोड़ा चैलेंजिंग फैक्टर है, लेकिन हमारी भलाई के लिए उनको भी थोड़ा सा एडॉप्ट तो होना ही। इसके अलावा एक और बेनिफिट क्या होगा, देखो आज के टाइम में हम जो मल्टीपल एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं उसके अंदर ट्रांजैक्शन की लिमिट होती है। मतलब आप एक दिन में 1 लाख रुपए तक पैसे भेज सकते हो या इतने ही नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो इस एप्लीकेशन के अंदर या ई रूपी के अंदर ऐसा कोई लिमिट नहीं होगा। आप अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हो, जितने पैसे चाहो उतने पैसे भेज सकते हो। और साथ ही साथ में बहुत बार आपने ये भी देखा होगा कि जब हम गूगल पे या फ़ोन पे यूज़ करते हैं तो पैसा हमारे अकाउंट से कट तो जाता है, लेकिन ना तो सामने वाले को पहुँचता है और ना ही वो पैसा हमारे अकाउंट में आता है। लगभग 48 घंटे तक वो पैसा अटका हुआ रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ को पूरा आरबीआई मैनेज करने वाली है। एक ही सेंट्रल बॉडी है जो इसको पूरा देखेगी, इसकी देखरेख करने वाली है। तो इस केस में जब भी पैसा कटेगा तो बहुत टाइम नहीं लगना चाहिए कि हमको वापस मिले या फिर सामने वाले अकाउंट में जाए। इसके अलावा जैसे कि मैंने बोला था कि जिनके अकाउंट नहीं है वो भी इसको यूज़ कर पाएंगे। तो आज के टाइम में आप लोगों को पता होगा कि जनधन अकाउंट होने के बाद में भी बहुत सारे लोगों के अकाउंट नहीं खुले हुए हैं। तो गवर्नमेंट जब उनको कुछ सब्सिडीज देना चाहती है, कुछ बेनिफिट देना चाहती है, तो उनको मिल नहीं पाता। तो ई रूपी आने के बाद में क्या होगा कि उनके पास अगर वॉलेट भी है तो गवर्नमेंट की जो भी सब्सिडीज का अमाउंट होगा या जो भी बेनिफिट होंगे वो डायरेक्टली उनके वॉलेट में आ जाएंगे और वो उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। इसी प्रकार के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो हमको मिलने वाले हैं ई रूपी की मदद से। बट आपको नहीं लगता कि इसमें थोड़े बहुत कुछ ऐसे डिसएडवांटेज होंगे? मतलब ऐसा कुछ तो भी होगा जिसके लिए डेफिनेटली किसी चीज़ के अगर फ़ायदे हैं तो उसके नुकसान भी हो सकते हैं। देखो मुझे जहाँ तक लगता है सबसे पहला नुकसान ये हो सकता है, देखो आज के टाइम में क्या होता है, हर फैमिली में जो महिलाएं होती है वो कुछ ना कुछ कैश अपने पास रखती है ताकि बुरे टाइम में उसका इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन अगर इस कैश को, जो फिजिकल कैश को पूरी तरीके से रिमूव कर दिया जाए, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे पास बैकअप मनी अवेलेबल नहीं होगा। सेकेंड डिसएडवांटेज मुझे ये लग रहा है कि अगर मान लो किसी के पास स्मार्टफोन है ही नहीं या किसी को स्मार्टफोन यूज़ करना नहीं आता, तो वो किस प्रकार इस ई रूपी को यूज़ करेगा? सो उसके पास यही ऑप्शन है कि वो अपने आप को अपग्रेड करे, स्मार्टफोन को यूज़ करना सीखे, या फिर मैंने ऐसा भी सुना है कि इसके अंदर एसएमएस के थ्रू भी हम पेमेंट किसी को भेज पाएंगे। अब जो बंदा एसएमएस के थ्रू किसी को पेमेंट भेज सकता है वो स्मार्टफोन भी चला ही सकता है, और जो स्मार्टफोन नहीं चला पाएगा उसको शायद एसएमएस के थ्रू पेमेंट भेजना भी मुझे लगता है उतना नहीं आ पाएगा। तीसरा डिसएडवांटेज मुझे क्या लगता है कि जैसे मान लो मेरे पास 50,000 रुपये मेरे अकाउंट में पड़ा है, तो मुझे कुछ तो उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, 3%, 3.5%, 4%, कोई बैंक तो 6 भी देती है, कोई 7 भी देती है, ठीक है, कुछ तो इंटरेस्ट मिल रहा है। लेकिन इसके अंदर हमको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। जैसे मान लो जो भी पैसा हमने जो इस ऐप के अंदर डाल दिया वो पूरा का पूरा पैसा ऐसा होगा जैसे कैश होता है, तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला है। और चौथा प्रॉब्लम मुझे ये लग रहा है कि मान लो मैं कहीं पे गया और वहाँ पे नेटवर्क नहीं है, तो मैं ना तो एसएमएस भेज पाऊंगा, ना ही मैं स्कैन करके पेमेंट कर पाऊंगा। तो मैं पैसा पेमेंट करूंगा कैसे? जैसे आज के टाइम में क्या होता है कि अगर हमारे पास कुछ कैश है तो हम क्या करेंगे, उस कैश से कुछ तो सामान खरीद लेंगे। लेकिन ई रूपी अगर पूरी तरीके से आ जाता है तो उस केस में जो इंटरनेट है या फिर नेटवर्क है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि सब जगह पे अवेलेबल हो। तो ये मुझे डिसएडवांटेजेस लग रहे हैं। और कुछ क्वेरी है तो तुम पूछ सकते हो। इसके अलावा आपको भी अगर ऐसा कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, उसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। हाँ, आप लोगों को कुछ क्वेरी है तो प्लीज। नो सर, मतलब सब कुछ क्लियर हो गया एक पॉइंट में। मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि एप्लीकेशन का इंटरफेस किस तरीके का होगा, क्या क्या ऑप्शंस वहाँ पे अवेलेबल होंगे, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आप क्या क्या चीज़ें उसकी मदद से कर सकते हैं और थोड़ी तो क्लैरिटी आप लोगों को मिले। सो दोस्तों, ये जो ई रूपी है इसको पायलट प्रोग्राम में लॉन्च किया गया है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे ही आप अकाउंट क्रिएट कर लोगे आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आएगी, आपका फ्रंट पेज होगा। ये जो क्रिएट किया हुआ है यूनियन बैंक के अंदर किया हुआ है।
सो ICICI बैंक है या फिर HDFC बैंक है, IDFC बैंक है, सबका जो बैकएंड है ऑलमोस्ट एक जैसा ही है। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे की तरफ आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं। सबसे पहला है प्रोफाइल का, तो प्रोफाइल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको एक QR कोड दिखता है, ये आपका QR कोड है। अगर आपको किसी से पेमेंट एक्सेप्ट करना है, ये QR कोड दिखाकर आप पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो। एक चीज और क्लियर कर दूं, ये e-रूपी का QR कोड अभी अलग है, UPI का अलग है। अगर आप e-रूपी भेजना चाहते हैं तो आपको e-रूपी का ही QR कोड स्कैन करना होगा, UPI में करेंगे तो काम नहीं बनेगा। उसी प्रकार नीचे की तरफ मल्टीपल ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं। होम स्क्रीन में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिखाई देंगे। सबसे पहला है सेंड, अगर आप किसी को भी भेजना चाहते हैं तो सिंपली आपको सेंड के ऊपर क्लिक करना होता है। कलेक्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे ये भेज सकते हैं कि भाई अमाउंट एंटर करके एक QR कोड जनरेट कर सकते हैं। जैसे आप किससे कलेक्ट करना चाहते हैं, तो मान लीजिए आप किसी से 50 रुपीज कलेक्ट करना चाहते हैं, जनरेट QR कोड करेंगे तो ये 50 रुपए के लिए QR कोड जनरेट हो गया, ये आप शेयर कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे लोड का ऑप्शन दिया गया है, अगर आप इसके अंदर लोड करना चाहते हैं, सबसे छोटा जो नोट है वो 2 रुपए का है, उसके बाद में 5 रुपए है, 10 रुपए है, 20 रुपए है, 50 रुपए है, 100 रुपए है, 200 रुपए है, 500 रुपए है। और साथ ही साथ में कॉइन्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको 2 कॉइन मिल जाते हैं, 50 पैसे का और 1 रुपए का। नोट्स के अंदर अगर आप जाएं तो मान लीजिए आपको लोड करना है तो आपको सिंपली ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे तो ये लोड हो जाएगा, और आपको डीलोड करना है तो वापस से नीचे की तरफ करेंगे तो हट जाएगा। जितनी बार आप करेंगे यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद में सिंपली लोड डिजिटल रुपी के ऊपर क्लिक करना होता है। ये जो मेरा फ्रेंड है उसका अकाउंट यूनियन बैंक में है तो वो अपने यूनियन बैंक से पैसे को यहाँ पे लोड कर सकता है। सो इसी प्रकार आपको भी ऑप्शन मिल जाएगा, आप उसमें लोड कर पाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे रिडीम का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे मान लीजिए किसी ने आपको पैसे भेजे, उसको आपको अपने अकाउंट के अंदर लेना है तो आपको रिडीम पे क्लिक करना होगा। इसके अलावा कितने लोग हैं जो लोग अभी तक इस ऐप को यूज कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग शायद आपको देखने को ना मिले, लेकिन जो लोग आपको देखने को मिलेंगे उनको आप e-रुपीज भेज सकते हैं। और नीचे की तरफ रिसेंट ट्रांजैक्शन दिखते हैं। उसके बाद में हिस्ट्री का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी हिस्ट्री है वो सारी यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर आप करंट बैलेंस देखने के लिए ऊपर आपको देखना है 0 रुपीज दिखाई दे रहा है। और व्यू वॉलेट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इनकेस अगर पैसा होगा तो यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए आपके पास 20-20 के 2 नोट है तो यहाँ पे वो आपको दिखाई देगा। कॉइन अगर आपके पास 50 पैसे के 2 कॉइन है, 1 रुपए का 1 कॉइन है, तो वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देने वाली है। इसके अलावा मान लीजिए आपको पेमेंट करना है तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है स्कैन करने का। आपको सिंपली इस पे क्लिक करके स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि नेक्स्ट कोई टॉपिक होगा तो तुम लोग को थोड़ा सा ज्यादा पता होगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि तुमको ज्यादा पता होगा, लेकिन तुमको उतना पता नहीं है। एनीवेज दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर और जान पहचान वालों के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ई-रुपी के बारे में पता चले और उनको भी समझ में आ जाए ई-रुपी एग्जैक्टली है क्या, किस तरीके से काम करने वाली है, और साथ ही साथ में इसके क्या एडवांटेजेस होंगे, क्या डिसएडवांटेजेस होंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।